मैं आदित्य अग्रवारी आज से आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का क्लास प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें से आज मैं पहला टॉपिक डिस्कस करूँगा जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक ना, संख्या पद्धति। आज से आप लोग को रेगुलर मैं वीडियोज दूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेंगे, खास करके जैसे रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी एग्जाम के लिए, और जो अभी सीटेट और टेट के जो एग्जाम है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक ना, नंबर सिस्टम से संबंधित, नंबर सिस्टम को लेकर के मतलब उसमें क्या नाम है, जो प्राइम नंबर से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का डिस्कशन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर एकदम बेसिक होगा, और ये बेसिक जो क्लासेज होंगे वो बेसिक क्लास खास करके सीटेट और टेट एग्जाम में मदद करेंगे, और बाकी क्लासेज जो और आगे बढ़ेंगे, जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ता चलेगा वैसे मैं रेलवे के क्वेश्चन को कवर कर लूंगा, और आगे बढ़ेगा तो एसएससी एग्जाम के क्वेश्चन को कवर कर लिया जाएगा। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति किसे कहते हैं। पहले हम इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। नंबर सिस्टम आप किसे बोलोगे, ठीक है ना, संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो इसका केवल आप परिभाषा ये याद रखिए कि संख्याओं को दर्शाने की जो विधियां होती हैं उसी को हम नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक ना, संख्या दर्शाने की जो विधि होती है उसी को क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति कहा जाता है। रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ नंबर, ठीक ना, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। संख्याओं को रिप्रेजेंट करने की, प्रस्तुत करने की जो हमारे पास विधि होंगी उसी विधि को हम क्या नाम देंगे, नंबर सिस्टम नाम देते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि नंबर दर्शाने के लिए हमारे पास विधियां क्या होती हैं। हम नंबर को बाइनरी के फॉर्मेट पर दर्शाते हैं, ठीक ना, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़े होंगे आप, ये भी एक सिस्टम है, इसका एक अपना सिस्टम होता है, इसके अनुसार दर्शाते हैं। ठीक ना, बाइनरी नंबर सिस्टम एक तरीका ये होता है, इसमें जो संख्याएं होती हैं 0 और 1 होते हैं, इसे बोलते हैं द्विआधारी संख्या पद्धति। हाँ, इसे हिंदी में बोलेंगे द्विआधारी संख्या पद्धति, यह एक तरीका होगा संख्या पद्धति। ठीक है ना, द्विआधारी संख्या पद्धति, इसमें भी संख्याओं को हम जो भी संख्या दर्शाते हैं वो सब 0 और 1 के फॉर्मेट में ही दर्शाए जाते हैं। एक होता है डेसिमल, ठीक है ना, एक डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है इसमें, इसे आप बोल सकते हो, डेसिमल का मतलब दशमलव संख्या पद्धति होता है। इसमें संख्याएं जो होती है, जैसे दशमलव वाले फॉर्मेट में जो नंबर्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना, तो ये सब पद्धतियां हैं जिसमें हम संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक, अलग अलग पद्धति में इसे आप बोल सकते हो दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति। इसमें जो भी दशमलव वाली संख्याएं होंगी, जो भी दशमलव संख्याएं मिलेंगी, उन सभी को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी में ये भी नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5, इन सभी चीज को भी हम इसी के अंतर्गत उनका भी डिस्कशन करते हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से, और आगे क्लासेज में होता है कि जैसे एसएससी जैसे एग्जाम में नंबर को आप उसमें पूछा जाता है ऑक्टाहेड्रल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक ना, ऑक्टाहेड्रल नंबर सिस्टम, ऐसे बहुत प्रकार की संख्याएं जो होती हैं रिप्रेजेंट की जाती हैं। पर आपको जो समझना है, केवल आपके सिलेबस में जो मेंशन है वो ज्यादा से ज्यादा आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा नंबर सिस्टम में। ठीक ना, डेसिमल समझ लेना है और बाइनरी समझ लेना है, बाकी मेथड तो और भी है, पद्धतियां तो और भी हैं। ठीक ना, पर हमें उनमें से केवल इन दोनों के बारे में डिस्कशन करना है, इसलिए मैं केवल यहाँ पर 2 की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक ना, तो अब हम देख लेते हैं एक एक करके इनका क्या मतलब होता है। ये इसका डिस्कशन लास्ट में किया जाएगा, पहले हम डेसिमल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक ना, अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया जो डेसिमल क्या नाम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसी का पहले मैं डिस्कशन कर रहा हूं, और उसके डिस्कशन में पहला पॉइंट ये होगा कि आप एक नंबर पहले समझिए जिसे आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जिसका ब्रांच पहले हम समझ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, इसे अगर हिंदी में आप बोलोगे तो इसे बोलोगे आप सम्मिश्र संख्या। इसे हिंदी में बोलते हैं तो इसे बोलेंगे आप सम्मिश्र, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये कुछ इस फॉर्मेट पर होता है, a प्लस आई बी टाइप का ये होता है। ठीक है ना, मैं पूरा डिटेल बता रहा हूं ताकि किसी को भी, चाहे इसका तैयारी कर रहे, चाहे इसका या इस पार्ट में हो, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ध्यान से इसको अच्छी तरह समझिए बस। ठीक है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा a प्लस आई बी टाइप का ये होगा, जिसमें से क्या होगा, a और b जो यहाँ लिखे गए हैं ये दोनों जो होंगे वास्तविक संख्याएं होंगे। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी टाइप का नंबर होगा, जिसमें where a and b is the element of real number, जहां a और b दोनों क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक ना, a और b जो होंगी ये दोनों वास्तविक संख्याएं होंगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पर, जैसे मैंने 3 प्लस 4i, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। मैंने 3 लिखा माइनस 4i लिखा, ऐसा कुछ लिखा तो एक नंबर a लिख दिया, एक नंबर a लिख दिया। ऐसे जो भी नंबर लिखे जा रहे हैं यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि रियल नंबर जानते हो कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता, रूट ऑफ में हो सकता है। इसको ऐसा लिख दो, रूट ऑफ 3 प्लस रूट ऑफ 2i, यहाँ पर माइनस हो जाए प्लस हो जाए। ये सभी संख्याएं जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। इन सभी को आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसी प्रकार के होते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को इंडिकेट करने के, दर्शाने के लिए आप सी का यूज करोगे। सी का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर सी हम इंडिकेटर यूज करते हैं इसका मतलब होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें से आई जो लिखा गया है, देखो यहाँ ए और बी तो रियल नंबर हो गए, जो वहाँ आई लिखा गया है, आई जो होता है, आई दर्शाता है, आई तब यूज करोगे आप जब आपको इमेजिनरी नंबर दर्शाना होता है, इमेजिनरी नंबर दर्शाना होता है। ठीक ना, इमेजिनरी नंबर दर्शाना होता है तब आप इसका प्रयोग करते हो। ठीक, इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे तो इसका नाम होगा काल्पनिक संख्याएं। ठीक है ना, काल्पनिक संख्याएं। आई से क्या दर्शाते हैं, काल्पनिक संख्याओं को दर्शाने के लिए आई का प्रयोग करते हैं। यहाँ जो आई है या आयोटा इसको बोला जाता है, आई जो होता है इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोला जाता है। ठीक, ये ग्रीक अक्षर, मतलब इसका जो आई लिखा गया पार्ट, आयोटा का शॉर्ट फॉर्म ये होता है। ठीक ना, ये एकदम आई जैसा नहीं होता, कुछ ऐसा बना होता, ऐसा कुछ बना होता है, आयोटा बोलते हैं इसको। ठीक ना, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे वो ए प्लस आई बी टाइप के होंगे। इस टाइप के जो नंबर होंगे उसी को आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलोगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वास्तव में दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बना हुआ होता है। उसमें से एक पार्ट रियल होता है और एक पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा उसको लिख दे रहा हूं तो थोड़ा डिटेल इसका बताया। कुल मिलाकर के आप केवल इतने पॉइंट को याद रखिएगा, जो रियल, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये दो प्रकार की संख्याओं से मिलकर के बना हुआ होता है। एक बना होता है रियल नंबर के द्वारा, एक इसमें एक पार्ट होगा रियल नंबर और एक पार्ट होगा इमेजिनरी नंबर, एक इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर मतलब यहाँ पर इसका इंडिकेटर जो होगा आई होगा। ठीक ना, और यहाँ पर जो रियल नंबर होगा इसका कोई मतलब ऐसे इंडिकेटर, तो इसका आर समझ जाओ, इसको आर से रिप्रेजेंट किया गया, मतलब दर्शाया जाता है। इसका नोटेशन हो गया, इमेजिनरी नंबर को आई से दर्शाओगे। ठीक ना, आई का मतलब मैंने आपको बताया कि आयोटा होगा। ठीक, और जो आई होता है इसका मान याद रख लेना कि एक काल्पनिक संख्या होता है जिसका मान जो होता है रूट ऑफ -1 होता है। आई का मान कितना होता है, रूट ऑफ के अंदर -1, रूट ऑफ के अंदर -1 लिखा, इसी को आई बोला जाता है। ठीक ना, अगर आई स्क्वायर की बात करोगे तो जब इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा -1 हो जाएगा। आई पावर 4 कर लोगे फिर स्क्वायर कर दो +1 हो जाएगा। तो बस इतना रिजल्ट आप इसमें याद रख लो। आई का मतलब रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर का मतलब -1 और आई पावर 4 मतलब क्या होगा, 1 होगा। अब आई के जितने भी 4 के पूर्ण गुणज होंगे, जैसे 4 हो गया,
8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, उन सभी के वैल्यूज 1 होंगे, ठीक ना। इस प्रकार से इनके मान जो होते हैं ज्ञात किए जाते हैं। हमारा अब इस पर कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक। जो कुछ भी आपको पढ़ना है, समझना है, वो सब आपका फोकस होगा रियल नंबर पर, ठीक ना। तो मैं बात कर रहा हूँ केवल रियल नंबर की, इमेजेस से केवल इतना मतलब है हमारा, ठीक ना। जो हमें मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछे जाएंगे, बस इससे ज्यादा इमेज नंबर से कुछ नहीं पूछेगा, चाहे वो एसएससी का होगा चाहे जिसका, ठीक ना। तो इतने पार्ट में आप इसको समझ गए। अब देखते हैं हम रियल नंबर क्या होता है, ठीक ना। तो जो रियल नंबर होता है, वास्तव में रियल नंबर की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए, जिसे आप बोलोगे हिंदी में, इसका नाम होगा वास्तविक संख्याएं। हिंदी में से बोलेंगे क्या? वास्तविक संख्याएं ये होंगी। और ये तो बताया गया काल्पनिक संख्याएं होती, काल्पनिक संख्याएं, ठीक। जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो वास्तविक संख्या की आप परिभाषा बताओगे, ऐसी संख्याएं जो परमेय और अपरमेय संख्याओं का क्या होती है? समूह होती है। मतलब जो दोनों से मिलकर के बनी होती हैं, सभी संख्याओं जो जिसमें सभी परमेय संख्याएं भी आ जाती हैं और सभी अपरमेय संख्याएं भी आ जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या नाम देंगे? वास्तविक संख्याएं, ठीक ना। तो आप परिभाषा बता सकते हैं, रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का कलेक्शन ही क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन में लिख नहीं रहा हूँ, बस समझा दिया गया कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं का समूह होती है, ठीक ना। उन्हीं के मिलकर उन्हीं सभी संख्याएं जब मिलती हैं तभी संख्या का निर्माण होता है। या ऐसा भी कह सकते हैं जितने भी परमेय संख्याएं हैं सब वास्तविक हैं और जितने अपरमेय संख्याएं हैं सब वास्तविक हैं। मतलब कि दोनों संख्याएं जो होती हैं वास्तविक की कैटेगरी में आती हैं, ठीक ना। तो ये जो रियल नंबर होता है इसके दो टाइप अब निकल कर आएंगे आपके सामने। रियल नंबर जो होगा वास्तविक संख्या, इसके दो पार्ट निकल कर आएंगे। एक आएगा रेशनल नंबर, एक होगा रेशनल नंबर, ठीक, रेशनल नंबर। और जो दूसरा पार्ट इसका होगा वो होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब इसे बोलते हैं अपरमेय संख्या। ये पहला जो लिखा गया ये लिखा गया परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है। और जो दूसरा पार्ट यहाँ पर लिखा गया है ये वाला, इसे आप बोलेंगे क्या? अपरमेय संख्या, ठीक। अब एक एक करके मैं इसका डिस्कशन करेंगे। पहले हम परमेय संख्या पर पूरा डिस्कशन करेंगे, फिर अपरमेय संख्या की तरफ बढ़ेंगे, ठीक ना। अब जो परमेय संख्या होता है इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, परमेय संख्या के अंतर्गत क्या क्या चीज आते हैं, कौन कौन से नंबर जो होते हैं परमेय संख्या के एग्जाम्पल होते हैं, ऐसा समझ जाइए आप, ठीक ना। जैसे अगर आपसे पूछ ले कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल बताओ, तो कोई भी वास्तविक संख्या लिख दो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कोई भी इमेजिनरी आई से जुड़ा हुआ पार्ट लिख दो वो मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो वास्तविक संख्या होता है कोई परमेय संख्या लिख दीजिए वास्तविक होगा, कोई अपरमेय लिख दीजिए वो भी वास्तविक होगा। अब हम पहले समझ लेते हैं परमेय में हमें क्या क्या चीजें समझने हैं, कौन कौन से नंबर समझने हैं इसके अंतर्गत। पहले हमें इनके अंतर्गत समझना होगा नेचुरल नंबर, ठीक है ना। पहले इसके अंदर समझना होगा नेचुरल नंबर, जिसे बोलते हैं हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं, ठीक ना, प्राकृत संख्याएं। एक संख्या तो हमें यह समझना होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमें इसमें समझना होगा वो समझना होगा होल नंबर, इसे आप बोलेंगे पूर्ण संख्याएं, ठीक। ये संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। ये दो संख्या हो गई। तीसरी संख्या जो हमें इसमें समझना होगा वो इंटीजर समझना होगा, इंटीजर्स, पूर्णांक, ठीक ना। इंटीजर से बोलते हैं पूर्णांक। और पूर्णांक में हमें दो प्रकार के पूर्णांक समझने होंगे। जो पूर्णांक हम पढ़ेंगे उस पूर्णांक में हमें दो प्रकार के पूर्णांक समझने होंगे। पहला एक पूर्णांक पढ़ना होगा हमें, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, एक पढ़ना होगा धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और एक होंगे निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स।
इसे बोला जाता है धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, और इसे बोलेंगे आप ऋण पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या। ठीक ना, ये तो इतना अभी इसके बारे में, मतलब पूर्णांक के बारे में। अभी मैं केवल आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ कि किसके अंतर्गत क्या पढ़ना है, नहीं तो कंफ्यूजन रहता है कौन संख्या किस में जा रहा है। ठीक है ना। अब ये इंटीजर्स के बाद हमें एक चीज और अभी आगे समझना होगा। इंटीजर जब समझ, तब यहाँ पर हम समझेंगे आगे चल करके इवन नंबर। ठीक ना, इवन नंबर, इसे हिंदी में आप बोलेंगे सम संख्या। ठीक, आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट करते रहिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होता रहेगा। दूसरा इसके में पार्ट आएगा ऑड नंबर, ऑड नंबर, इसे बोलते हैं आप विषम संख्याएं। ठीक, ये होंगी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। इवन नंबर, ऑड नंबर, आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आगे लिखता हूं। अभी चलिए देखते हैं, और आगे का नंबर जो इसमें और अभी है उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ पर मैं मिटा करके यहाँ लिख देता हूँ। यहीं पर लिख दे रहा हूँ इवन नंबर, ऑड नंबर। इसके बाद का जो नंबर हमें इसमें पढ़ना है वो नंबर होगा प्राइम नंबर। ठीक ना, प्राइम नंबर, जिससे आप बोलोगे क्या, जो प्राइम नंबर लिखा गया इसे आप बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक ना, हिंदी इसका लिख लेना यहाँ पर अभाज्य संख्या। ठीक, अभाज्य संख्याएं ये हो गए। चाहे अभाज्य संख्या बोल दो इसी को, या इसी को एक नाम और दिया जाता है ऋण संख्याएं। ठीक ना, अभाज्य या फिर ऋण संख्याएं, प्राइम नंबर। ठीक, इस पर सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए, इसके बाद अभाज्य संख्या के बाद जो दूसरा संख्या मैं लिख रहा हूं वो क्या होगा, उसको देखिए। अब अभाज्य संख्या के बाद एक आप लिख लेना रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, इसे बोलते हैं अपेक्षित। ठीक, इसे बोलते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। ठीक, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। एक संख्या तो ये भी आपको समझना होगा, शायद आपको ये अभी ना पता हो कि क्या होता है, पर इस पर भी एसएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अपेक्षित अभाज्य संख्याएं। और तीसरा जो पार्ट, इसमें एक नंबर अभी और भी होगा, उसे बोलते हैं द्विक, मतलब अभी इंग्लिश लिख देता हूं इसका, द्विक अभाज्य संख्याएं। हाँ, द्विक अभाज्य संख्याएं। एक संख्या तो ये होगी संख्याएं, इसे बोलते हैं आप ट्विन, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये जितने भी नंबर मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ठीक ना, चाहे ये जो पार्ट यहाँ लिखे गए और ये सब मिला करके ये सभी जो होते हैं परमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। मतलब कि ये हुआ कि चाहे प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे कोई पूर्णांक हो, चाहे कोई सम संख्या हो, कोई विषम संख्या हो, कोई अभाज्य संख्या हो, कोई भाज्य। एक नंबर और भी है, एक होता है कंपाउंड नंबर या कंपोजिट नंबर। हाँ, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बोलो, या इसी को आप बोल सकते हो कंपाउंड नंबर। हिंदी में बोलेंगे यौगिक संख्या, यौगिक या फिर भाज्य संख्या। ठीक ना, यौगिक या फिर भाज्य संख्याएं। ये सभी संख्याएं जो होती हैं परमेय संख्या के एग्जाम्पल हो गए। चाहे ये हो, ये सभी जो भी मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ये सभी नंबर जो होंगे आपके रेशनल नंबर होंगे, परमेय संख्याएं होंगी। कोई भी आप एक नंबर जो नेचुरल हो वो परमेय है, कोई होल हो परमेय है, कोई इंटीजर्स हो वो क्या होगा, परमेय। कोई इवन नंबर हो परमेय, कोई ऑड हो परमेय, कोई अपेक्षित अभाज्य होगा वो भी। जितने भी मैं यहाँ लिखा हूँ सब वही चीज है, इसी के अंदर सब आएंगे। और जितने भी परमेय होंगे सब रियल होंगे, और जितने भी रियल होंगे सब क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स भी होंगे। ठीक ना, बस इस प्रकार से आप इसको समझिए। और इसके अंतर्गत क्या है आपको बता दिया गया इसके बारे में। और जो भी अपरमेय संख्या होगा वो भी रियल नंबर में आएगा, इसका भी लास्ट में डिस्कशन करूंगा। पहले आप इतने को आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना,
पहले अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पर मैं संख्या डिस्कशन बाद में करूंगा। आप लोग इसको अच्छे से पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं डिस्कशन करता हूँ नेचुरल नंबर से। जब आप वीडियो देखने बैठे साथ में कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें, नोट कर लिया करें, ठीक ना। तो इससे ये रहेगा कि आप एक बार तो आपका नोट बन जाएगा, दूसरी बार जब आप वीडियो देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आज ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए क्या चीज़ें आपको आने चाहिए, ताकि आपको नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक ना। तो हम एक एक करके इनका डिस्कशन करते हैं। देखिए, जैसे कि आप पहले ये समझ लीजिए नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे, ठीक ना। नेचुरल नंबर होगा क्या? नेचुरल नंबर जिसे आप बोलते हो प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, कुछ भी बोलो, प्राकृतिक संख्याएं, इनकी परिभाषा क्या होगी? और याद रखिए इनका इंडिकेटर यन होगा, ये यन से रिप्रेजेंट किया जाए, कहीं यन लिखा गया इसका मतलब वो नेचुरल नंबर का संकेत है, प्रदर्शक, उससे वो दर्शाया जाएगा, ठीक ना। तो आप इसकी परिभाषा बताओगे, जो संख्या हम गणना करने के लिए प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। जो भी संख्याएं गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं उन्हीं को आप नेचुरल नंबर बोलते हो। दैट नंबर व्हिच आर यूजिंग फॉर काउंटिंग दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो भी संख्या गणना करने के लिए प्रयोग किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। जैसे आप गणना अगर करते हो तो कम से कम तो नंबर 1 होगा या मोर देन 1 होगा, या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा। तो काउंटिंग हम जब भी स्टार्ट करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेचुरली 1 से ही होता है, इसलिए इसका नाम ही नेचुरल पड़ा है, ठीक ना। तो इसमें जो नंबर्स आएंगे वो 1 से दर्शाए, उनकी स्टार्टिंग 1 से होगी, ठीक ना। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये सभी संख्याएं सभी क्या है? नेचुरल। नेचुरल नंबर कितनी है? अपरिमित है, अनंत संख्याएं हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि 9 तक केवल प्राकृत संख्याएं, 9 तक की जो प्राकृत संख्याएं हो इकाई में है बस, बाकी 10, 11, 12, 13, 100, 1 लाख जो भी आप लिखो सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है, ठीक ना। तो बस इतना आपको याद रखना, क्योंकि काउंटिंग में भी यूज होते हैं क्या? 1 लाख काउंट में नहीं होता है, ठीक ना, वो तो होता ही है। तो जितने भी नंबर गणना करने के लिए प्रयोग किए जाएंगे उन सभी को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर बोलेंगे। और नेचुरल नंबर का इंडिकेटर क्या होगा? यन होगा। तो आप इसको याद रखना, ये इसके एग्जांपल हो गए। अगर हम इनको सेट के अंदर मतलब बॉक्स के अंदर बंद कर दें तो इसको हम यन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, मतलब यही हो गया यन। तो 1 2 3 4 5 6 कुछ भी यहाँ लिखा गया सब नेचुरल नंबर हो। याद रखना इसमें कोई पॉइंट का पार्ट नहीं आएगा, 1.2 1.3, इसमें जो भी नंबर आएंगे सब परफेक्ट होंगे, ठीक ना। पॉइंट जैसा कुछ बात इसमें नहीं किया गया होगा, ठीक ना। ये हो गया नेचुरल नंबर, पहले का डिस्कशन तो हो गया। दूसरा पार्ट जो हमें इसमें पढ़ना है, ठीक ना, जो दूसरा पार्ट हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है होल नंबर। इसके बाद होल नंबर जिसे आप बोलते हो क्या? पूर्ण संख्याएं। दूसरा जो संख्याएं आपने यहाँ पर लिखा था अभी, उसको बताया गया था पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं, जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब तो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ठीक ना। पर इसके फैमिली में एक मेंबर और होता है जीरो। इसके फैमिली में एक मेंबर और होता है, क्या होता है वो? जीरो। तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हो? तो पूर्ण संख्या क्या होता है? शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं के समूह को हम क्या नाम देंगे? पूर्ण संख्या नाम देंगे। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्या, शून्य को देखिए इसके साथ ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। इन सभी संख्याओं को हम क्या नाम देते हैं? पूर्ण संख्या नाम देते हैं। इनको W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इनको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। ये तो हो गए। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जीरो क्या है, जीरो क्या है, तो जीरो के बारे में अभी आप इन दोनों पॉइंट के आधार पर केवल इतना समझना है, जीरो क्या है? जीरो होल नंबर है। जीरो होल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या है, ठीक ना। जीरो पूर्ण संख्या है, ठीक। लेकिन एक क्या है? एक पूर्ण संख्या भी है, एक प्राकृतिक भी है,
ठीक है ना। तो 1 से लेकर के जितने भी संख्याएं आगे की हैं सब प्राकृतिक भी हैं, सब पूर्ण भी हैं, पर 0 के अंदर ये स्पेशलिटी है, वो केवल क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है ना, ये इतना बात आपको याद रखना है। और वैसे आपको आगे मैं और बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा, 0 जो होता है संपूर्ण संख्या है, संपूर्ण संख्या है। ठीक ना, 0 क्या है, संपूर्ण संख्या है। ये मैं आगे आपको प्रूफ करके बता दूंगा। ठीक ना, बस अभी इतना याद रखना याद। और इस साथ में ये भी रखना है कि जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं, पर जितने प्राकृतिक संख्या होती हैं सभी क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है। देख रहे हो, जितने प्राकृतिक हैं सब इसमें मिल जाएंगे, पर इसमें का सब इसमें नहीं मिलेगा। इतने से मिल जाएंगे, 0 नहीं मिलेगा। मतलब जितने की प्राकृतिक है सब पूर्ण है, पर जितने पूर्ण है सब प्राकृतिक नहीं है। ये इतना तो हो गया इन दोनों के बारे में। तीसरा जो आपने पढ़ा अभी इसमें, वो बताया गया आपको इंटीजर। ठीक ना, इंटीजर्स लिखा था मैंने, इंटीजर्स जिसे आप बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। हिंदी में अगर इन्हें बोले तो क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक, इसके लिए जो इंडिकेटर होगा जहां भी ये दर्शाए जाएंगे, जेड से दर्शाए जाएंगे। हाँ, जेड से दर्शाएंगे क्या, पूर्णांक को जेड से दर्शाते हैं। अब अगर धन पूर्णांक होगा तो जेड प्लस कर लेंगे, ऋण पूर्णांक होगा तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, जेड माइनस कर देंगे। किसी किसी बुक में आप देखोगे इंटीजर्स को आई से भी दर्शाए हैं, वहां पर आई लिखे होंगे और धन पूर्णांक को आई प्लस किए होंगे, ऋण पूर्णांक को आई माइनस किए होंगे। आप इस संकेत को एक याद रखो, चाहिए ऐसा मिल सकता है आपको। तो बस ये पूर्णांक हो गए। पूर्णांक में होगा क्या, पूर्णांक में किसको हम रखेंगे, जितने भी पूर्ण संख्याएं, जैसे ये वाली हो गए, ये वाली, जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं इनमें केवल साइन का भी यूज कर लिया जाएगा, इनको चिन्ह के साथ हम दर्शाएंगे। जैसे हम बेस माने, कोई चीज दर्शाने के लिए एक आधार, एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है, उस मानक के आधार पर उनको व्यक्त किया जाता है, उसी से कंपेयर किया जाता है, या उसके रिस्पेक्ट में या उसके रिगार्डिंग ज्यादा है कम है, ठीक ना, इस बात का डिस्कशन किया जाता है। तो इंटीजर्स को दर्शाने जो 0 माना गया वो क्या माना गया है, बेस नंबर माना गया है, या 0 को मान लिया गया स्टैंडर्ड नंबर। जो 0 है इससे बोलेंगे आप क्या, स्टैंडर्ड नंबर माना गया है। और इसके रिगार्डिंग इधर एक संख्या दर्शाया गया, एक संख्या इधर दर्शाया गया। जो 0 के बाएं साइड के नंबर है उनको ऋण चिन्ह के साथ दर्शाया गया, ठीक ना, ऐसे दर्शाया गया। और जो 0 के दाएं साइड में उनको प्लस चिन्ह के साथ दर्शाया गया, ये हो गए। और इन सभी संख्याओं का जो कलेक्शन मिला, अगर हम 0 को इसके साथ देख लें या फिर इनके साथ देख लें, ठीक ना, तो ये पूरा जो कलेक्शन आप संख्याओं का देख रहे हो, इस सभी संख्याओं का कलेक्शन क्या कहलाएगा, इंटीजर्स कहलाएगा। मतलब ये परिभाषा आप बताओगे, सभी पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ संख्या रेखा पर दर्शाने पर हमें संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है, उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक कहते हैं। उन सभी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और इसमें जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, वह 0 होता है। मतलब 0 नंबर जो होगा ये हमारा क्या होगा, मानक संख्या होगी, ठीक ना। अब हम 0 को क्या बोलेंगे, 0 जो होगा, अब देखिए यहां से अगर आप इधर देखते हो तो जो भी पूर्ण संख्याएं हैं सब धनात्मक चिन्ह के साथ हैं, इसलिए इधर वाली संख्या को हम बोलते हैं धन पूर्णांक संख्या। ये वाली संख्याएं जो हो गई, ये क्या हो गई, धन पूर्णांक संख्याएं हो गई। और जो इधर की संख्याएं हो गई, इधर वाली संख्याएं, ये सभी क्या हो गई, ऋण पूर्णांक संख्याएं हो गई। इधर वाली संख्या क्या हो गई, ऋण पूर्णांक संख्याएं हो गई। एक तो धन पूर्णांक, ये क्या मिल गया, ऋण पूर्णांक। तो जो धन पूर्णांक हैं, जो धन पूर्णांक हैं, इनको हम जेड प्लस से दर्शाएंगे, ठीक ना, जेड प्लस से दर्शाएंगे। और जो ऋण पूर्णांक है उनको जेड माइनस से दर्शाएंगे। और जो पूर्णांक है उनको किससे दर्शाएंगे, जेड से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार आपका ये इंटीजर्स हो गया। और 0 क्या होगा, 0 को आप जिस कैटेगरी में रखना चाहते हो रख सकते हो, धन पूर्णांक भी और ऋण पूर्णांक भी, इसको दोनों की कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक ना। क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसके ऐड होने से भी और सब्सट्रैक्ट होने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे किसी संख्या के साथ जुड़ जाए या किसी संख्या से घट जाए, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो बस आप इतना इसके बारे में अभी समझिए। थोड़ा इसका मैं
सांकेतिक रूप लिख देता हूँ। जैसे कि अगर हम जेड दर्शाएंगे, इंटीजर्स को दर्शाएंगे, तो उसमें क्या लिखेंगे, -1 ऐसा लिखते हैं, -1 -2 -3 ऐसे बढ़ते बढ़ते आप -इनफाइनाइट तक चले आओगे, मतलब बहुत सबसे छोटी संख्या, ठीक ना। फिर यहाँ पर क्या होगा, +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट, सबसे बड़ी संख्या, ठीक ना, जो कि ज्ञात नहीं है, ठीक ना। इसलिए अनंत वाली, अनंत में धनात्मक मतलब बहुत बड़ी, और ये बहुत छोटी। ये तो हो गया जेड। अगर हम जेड प्लस दर्शाएं, मतलब धन पूर्णांक को केवल दर्शाएं, तो यहाँ पर धन पूर्णांक में क्या होगा, +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। ये तो हो गए जेड प्लस। और जो ऋण पूर्णांक होंगे उससे जेड माइनस से यहाँ पर लिखोगे -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। ये हो गया आपका क्या, मतलब ऋण पूर्णांक संख्या। ये इतना तो हो गया इंटीजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, ठीक ना। जीरो को आप किसी भी कैटेगरी में रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर जीरो का कहीं पर जिक्र या इसमें नहीं किया, ठीक ना। ये इतना पूर्णांक के बारे में। आज तो केवल मैं आपको डेफिनेशन ही बताऊंगा, बाकी इनकी जो यूज है, किस प्रकार के इनके डेफिनेशन की यूज पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब आगे के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। आज अभी आप इतना चीज समझिए। पूर्णांक के बाद अब हम समझ लेते हैं सम संख्या और विषम संख्याएं। जैसे चौथा संख्या जो होगा वो होगा इवेंट नंबर। इवेंट नंबर, इवेंट नंबर को आप क्या बोलोगे, सम संख्या बोलोगे। इसे हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं, ठीक ना, सम संख्याएं। और जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा अभी साथ में ही बता देता हूं, विषम संख्या, इसे बोलते हैं आड नंबर। आड नंबर उसे बोलते हैं विषम संख्याएं, ठीक। तो सम संख्या का मतलब ये होगा जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, शेषफल हमेशा 0 दे रहा हो। 2 से विभाजित करने पर शेषफल हमेशा अगर 0 देता है कोई भी संख्या, तो संख्या हमेशा क्या होगा, इवेंट नंबर होगा। और कोई भी संख्या आड नंबर कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा, यदि उसे 2 से भाग करने पर शेषफल जो प्राप्त हो वो क्या हो जाए, शेषफल जो प्राप्त होगा हमेशा 2 से छोटा प्राप्त, मतलब कि जो आपका शेषफल आएगा वो 1 प्राप्त होगा। शेषफल जो प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा, वह 1 प्राप्त होगा। उसे आप क्या बोलोगे, विषम संख्या बोलोगे। सम संख्या की परिभाषा क्या, सम संख्या में जो शेषफल प्राप्त होगा 2 से भाग करने पर वो 0 प्राप्त होगा, तो संख्या सम कहलाएगी। अगर शेषफल क्या प्राप्त होगा, शेषफल अगर 1 प्राप्त होता है, शेषफल कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या कहलाएगी, विषम। 0 प्राप्त होने पर सम संख्या होगी, 1 प्राप्त होने पर विषम संख्या होगी, ठीक ना। ये तो हो गया सम और विषम संख्या के खेल हो गए, ठीक ना। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में समझिए इस बात को, सम संख्या एग्जाम्पल में 2, अब 2 आप ऐड करते हुए चले जाइए, बस सम संख्या बनता 2 4 6 8 10, इस प्रकार से ये नंबर्स आपको मिलते चले जाएंगे। इसमें एक पैटर्न बनता है, एक लॉजिक होता है कि 2 का अंतर सब में है, ठीक ना। विषम संख्या में देखिए आप 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस प्रकार की संख्याएं होती हैं, ठीक ना। ये इस प्रकार संख्याएं होती हैं। तो ये देख रहे इन सभी संख्याओं को हम बोलते हैं सम है, इन सभी को बोलते हैं क्या है, विषम है। अगर आप इनको 2 से भाग कराओगे तो शेषफल 0 आएगा, इनको 2 से भाग कराओगे शेषफल 1 आएगा। ये तो हो गए सम और विषम। और सम और विषम अगर दोनों संख्याएं मिल जाएंगी, इनका पूरा कलेक्शन बना दिया जाएगा, ठीक ना, सम और विषम दोनों को मिला दिया जाएगा, तो सभी प्राकृतिक बन जाएंगी, ठीक ना। ये सभी क्या होंगे, प्राकृतिक, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सम और विषम किसके पार्ट होते हैं, कुल मिलाकर के आपको ये समझ लेना है, प्राकृतिक के ही 2 पहलू हो गए, सम और विषम, ठीक ना। तो बस इतना चीज इसमें हो गया, सम और विषम हो गया। इस प्रकार से आप पहचान भी कर पाओगे। अगर वैसे पहचानना होगा, कोई बड़ा नंबर दिया गया होगा, सम और विषम पहचानना होगा, जैसे संख्या लिखा गया इस प्रकार से 7 9 लिखा गया, ठीक ना, इस प्रकार से लिखा गया है, 2 अंकी 3 अंकी 4 अंकी कोई भी संख्या लिखा गया है। अगर आखिरी की संख्या मतलब जो इकाई का अंक हो, अगर इकाई का अंक विषम, इकाई का अंक विषम,
तो पूरी संख्या जो होगी विषम कहलाएगी। हाँ, अगर इकाई का अंक सम, तो पूरी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ये हो गए इस प्रकार से आप संख्या सम है या फिर विषम है, लोअर एग्जाम में जैसे टेट सीटेट जैसे एग्जाम में सब बातें पूछ ली जाती हैं, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? सम कहलाएगी। और इसमें क्या होगा? विषम कहलाएगी। आखिरी का नंबर आप देखिए, जो इकाई का अंक है अगर वो विषम होगा तो संख्या विषम कहलाएगी, अगर आखिरी का अंक जो होगा सम होगा तो पूरी संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी, इवन नंबर कहलाएगी। ये इतना पार्ट हो गया। और 1 से लेकर के क्वेश्चन ये भी टेट के एग्जाम में पूछा गया है, 1 से लेकर के 100 तक की जो काउंटिंग होती है, गिनती होती है, उसमें क्या होता है? 50 संख्या सम होता है, 50 संख्या क्या होता है? सम होता है, और 50 संख्या क्या होता है? विषम होता है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 50 क्या होता है? विषम होता है। 50 संख्या सम और 50 संख्या क्या होता है? विषम होता है। ठीक, क्वेश्चंस में सब डिस्कशन करूंगा, केवल आपको इतना पार्ट याद रखने जैसा है, इसलिए मैं थ्योरी में बस इतनी बात बता रहा हूँ। 1 से 100 तक की गिनती में इतना होता है, ठीक ना। अब हम देख लेते हैं इसके बाद की जो संख्याएं हैं उनको अभी डिस्कशन करता हूं। इसके बाद जो आपको अगला पार्ट पढ़ना है, अगला नंबर पढ़ना, वो आप ये समझिए भाज्य संख्या, ठीक है ना। अगला जो संख्या पढ़ना है वो भाज्य संख्या समझिए, ठीक। इसे आप बोलते हो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब ये हो गया, चाहे कंपोजिट बोल लो या फिर कंपाउंड नंबर बोल लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों सेम है। भाज्य संख्या, ठीक है ना, या फिर यौगिक संख्या बोलते हैं, दोनों चीजें होती हैं। तो जो जितने भी भाज्य संख्याएं होंगे, जितने भी भाज्य संख्या होंगे, इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। 2 से ज्यादा क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, ठीक ना। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, वही सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उन्हीं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड का मतलब उससे जो आप गुणात्मक रूप में लिखते हो, ठीक ना, मतलब गुणनखंड का मतलब होगा ऐसा, मतलब जिससे वो कट रहा हो, जिन जिन संख्याओं से वो कट रहा होगा वो 2 से ज्यादा होंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 4, 4 किससे कटता है? 1 से कटता है। 4 और किससे विभाजित होगा? 2 से भी होता है, और 4 जो होता है स्वयं से भी होता है। तो 1 से कट रहा मतलब 4 का ही गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया। और इसका देखो 4 2 से भी कटता है, इसलिए 2 इसका गुणनखंड हो गया। 4 स्वयं से भी कटता है, इसलिए ये भी हो गया। तो 3 पार्ट इसके हो गए, इसलिए 4 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। अगर हम यहाँ पर लिख दें 6, तो 6 को देखिए 1 से, 2 से, 3 से, 6 से, 4 हो गए ना। तो 2 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जो उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो उन सभी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे या फिर यौगिक संख्या बोलेंगे। जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे उसी को हम भाज्य बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 को नहीं लेंगे, क्योंकि 1 2 3 इसमें नहीं आ पाएंगे। डेफिनेशन नहीं तो फेल हो जाएगी। जो डेफिनेशन है, जो मानक है, उसका उसे जो फॉलो करेगा वही एग्जाम्पल बनेगा। तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा, ठीक है ना, इसका जो एग्जाम्पल्स बनेगा वो एग्जाम्पल क्या होगा? वो होगा 4, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा। इस प्रकार की संख्याएं जो होंगी 14 होगा। ये सभी संख्याएं जो यहाँ पर लिखे, इनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं चलता है। यहाँ देखिए 2 का अंतर, 2 का अंतर, 1 का अंतर, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, अब फिर 1 का अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। इनमें कोई निश्चित पैटर्न, कोई लॉजिक नहीं चलता है। इतना 1 जोड़ा जाएगा, इतना बार 2 जोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ इनमें चलता नहीं पैटर्न। तो सभी संख्याएं भाज्य होती हैं। अब आप सोच रहे हैं 5 क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 देखिए, 5 ये तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, और इसका कोई फैक्टर नहीं है। इसके केवल 2 ही फैक्टर, 2 ही गुणनखंड हो रहे हैं। और जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जैसे 5 हो गया, 2 हो गया, अगर 2 को देखते हैं तो केवल एक गुणनखंड 1 होगा, 1 2 होगा। 3 देखिए, 3 के क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 3 होगा, ठीक है ना। 7 इसी प्रकार से हो गया, 7 के क्या होगा? या तो 1 होगा या तो 7 होगा। जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड होंगे, हाँ ठीक है,
दो फैक्टर होंगे, उन सभी को आप नाम दोगे क्या, अभाज्य संख्या। उन्हें आप बोलते क्या हो, अभाज्य संख्याएं बोलते हो। तो ये चाहे 7 हो गया, चाहे 5 हो गया, चाहे 2 हो गया, चाहे 3 हो गया, ये सभी जो हो गए आपके अभाज्य संख्या हो गए। जिस संख्या के केवल दो फैक्टर्स होंगे, दो गुणनखंड होंगे, उन्हें हम अभाज्य संख्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। इन्हीं को अभाज्य संख्या बोल दो या फिर ऋण संख्या बोल दो, इन्हीं को ऋण संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक ना, प्राइम नंबर बोला जाता है। यही वो संख्याएं होंगी। तो प्राइम नंबर के एग्जांपल में अगर पूछा जाए तो प्राइम नंबर में 2 आएगा, प्राइम नंबर में और क्या आएगा, 3 आएगा, और क्या बन सकता है, 5 बन सकता है। डेफिनेशन क्लियर है तो आप बना सकते हो। 7 होगा, 8 नहीं होगा, क्योंकि 8 में देखो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। 2 से ज्यादा गुणनखंड जिसके हो जाएंगे वो भाज्य होगा, जिसके केवल 2 ही होंगे, जिसके केवल 2 ही होंगे वो जो होगा क्या होगा, अभाज्य होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जैसे ये सभी चीजें लिखे गए, 7 हो गया, इसके बाद आप 11 लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो, 17 लिख सकते हो। इस प्रकार की जो संख्याएं आप देख रहे हो यही सब क्या है, अभाज्य संख्याएं आपके हैं, ठीक ना। यही इतने ये सब संख्याएं जो है अभाज्य संख्याएं। अगर टेट जैसे एग्जाम की बात हम करें, टेट या सी टेट, सुपर टेट जो एग्जाम होते हैं, तो इन सभी एग्जाम में इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक ना। अब अभाज्य संख्या का डिस्कशन मैं अलग से नहीं करूंगा, मैंने बता दिया, वो आप उसमें लिख सकते हो कि जो भी संख्याएं, जिस संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य होते हैं, इनके 2 से ज्यादा होते हैं भाज्य होते हैं। अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल में ये हो जाएंगे और भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में ये हो जाएंगे, ठीक ना। ये तो भाज्य और अभाज्य संख्या का खेल हुआ। अब हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनमें से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी आप देख रहे हो अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो 2 यहाँ पर आप लिख सकते हो, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगर पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो जवाब होगा 2 है। और 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्याएं आपको मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, विषम होंगे, ठीक ना। नेचर में कैसे होंगे, विषम होंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर देख रहे 2 ही एक ऐसा संख्या है जो कि क्या है, सम है, बाकी जितने भी नंबर यहाँ नजर आ रहे होंगे आपको ये सभी क्या है, विषम संख्या है। तो 2 ही एक सम अभाज्य संख्या होगी, ठीक है ना। 2 को आप लिख सकते हो सम अभाज्य संख्या, ठीक है ना, या इसी को बोल सकते हो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक। अब एक क्वेश्चन और टेट जैसे एग्जाम में पूछा गया, उसका भी मैं डिस्कशन यहाँ पर कर लेता हूँ। उसमें ये पूछा गया है कि 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से लेकर के अगर 100 तक पूछा जाता है कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जवाब होगा 25। हाँ, कितना बताओगे आप, 25 संख्याएं जो होती हैं 1 से लेकर के 100 तक कितनी हैं, क्या है, अभाज्य होती हैं। जिसमें से कुछ आप ऐसा समझ लो, 1 से अगर आप 50 तक चलते हो, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या आपको मिलेंगे। 1 से 50 तक क्या मिलेंगे, 15 अभाज्य संख्या, 15 अभाज्य संख्या। और 50 और 100 मतलब 51 से लेकर के 100 तक के बीच में यहाँ तक कितने मिल जाएंगे, 10 अभाज्य संख्या मिल जाएंगे आपको। 1 से 50 तक के 15 और 51 से 100 तक में 10 मिल जाएंगे। ऐड कर लेना तो 1 से 100 बन जाएगा, इधर 1 से 100 तक आ जाएगा, इधर 1 से 100 तक, इधर कितना 15 10 25। तो 25 अभाज्य संख्याएं जो होंगी आपको मिल जाएंगे। ये आप याद रखना, इसको डायरेक्ट भी पूछा गया 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो जवाब होगा 25। 1 से 50 तक कितने हैं, 15 हैं, ठीक ना। 51 से लेकर के 100 तक कितने हैं, तो आप बताओगे क्या होगा, 51 से लेकर के 100 तक, तो आप बताओगे कितने हैं, 10 हैं, ठीक ना। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बाकी अभी इस पर जो न्यूमेरिकल बताए जाएंगे, जो क्वेश्चंस होंगे जो बताए जाएंगे, फिर इनका डिस्कशन वहां पर कर लिया जाएगा। लेकिन अभी जो थ्योरी में बता रहा हूँ उसके रिगार्डिंग आपको ये पॉइंट समझ लेना चाहिए और इसको ऑनलाइनर लिख लेना चाहिए। एक लाइन में आप इसको लिख लेना कि 1 से लेकर के 100 तक के 25 संख्याएं अभाज्य होती है, ठीक ना। अपने भाषा में आप लिख लेना ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये हो गए पूरा आपके अभाज्य संख्या। इतना आप नोट करिए, फिर मैं आगे वाला
संख्या बताता हूँ। हाँ, तो चलो देखते हैं आगे की संख्या, ठीक ना। इतना तो हो गया आपके अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे की संख्या। आगे की संख्या में मैंने आपको अभी और एक बात बताया था, मैंने वहां पर लिखा था अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। वहां पर मैंने लिखा था अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, इसे बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, ठीक ना। अपेक्षित अभाज्य संख्याएं, एक तो ये हो गए, साथ में मैं तीन चीज का डिस्कशन करूंगा। अपेक्षित अभाज्य संख्याएं एक ये, और एक और मैं लिख रहा हूं सह-अभाज्य संख्याएं, सह-अभाज्य संख्याएं। जो सह-अभाज्य संख्याएं होंगी इन्हें आप क्या बोलते हो, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ये होंगे, ठीक। साथ में मैं एक और नंबर लिख रहा हूं, द्विक अभाज्य संख्या। ये सब अभाज्य संख्या के ही पार्ट में आते हैं, द्विक अभाज्य संख्याएं। इनको भी समझ लेते हैं, क्या इसे बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये तीनों चीजें, इनको साथ में मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। अपेक्षित अभाज्य क्या होते हैं, सह-अभाज्य क्या होते हैं, द्विक अभाज्य। तो जो सह-अभाज्य होंगे इसमें आप क्या करोगे, सह-अभाज्य संख्याएं पहले हम इसी बता रहे हैं, इसी के बेसिस पर इसको भी समझेंगे। तो सह-अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी, ऐसी अभाज्य संख्या, इसमें जो भी संख्या आएंगी वो दोनों अभाज्य ही होंगी, ठीक ना। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका मासा क्या होगा, एक होगा, उनका जो HCF होगा, मासा, हाँ, महत्तम समापवर्त, या आप इसको बोलते हो HCF, HCF, ठीक है ना, HCF। इनका जो मासा होगा वो क्या होगा, एक होगा। ऐसी संख्याएं को हम क्या बोलेंगे, सह-अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे हम देखिए यहाँ पर लिखें 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों संख्याओं का मासा क्या, मासा मतलब जो दोनों संख्याओं घनिष्ठ हो वही उसका मासा होगा। जैसे 2 को लिखोगे 2 गुणे 1, और 3 को लिखोगे 3 गुणे 1, दोनों घनिष्ठ क्या होगा, 1 होगा, तो एक इसका क्या हो गया, मासा हो गया। अगर हम लिख दें 7 और लिख लें यहाँ पर एक 7 लिख दें अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या 11 लिख दें, तो 7 और 11 का मासा कितना आएगा, 1। जितने भी अभाज्य संख्याएं होंगी, दो अगर अभाज्य संख्याएं लेते हैं उनका मासा हमेशा 1 मिलेगा, और वो अभाज्य संख्याएं क्या कहलाएंगी, और वो सभी अभाज्य संख्याएं एक दूसरे के सह-अभाज्य संख्या कहलाएंगी, ठीक ना। तो 3 का सह-अभाज्य संख्या ये भी हो सकता है, कोई और भी अभाज्य संख्या हो सकता है, तो इसी को आप बोलते हैं सह-अभाज्य संख्याएं। एक हो गया, 7 लिख दिया, 7 लिख दिया, 11 लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, और यहाँ पर 7 लिख दिया गया। ऐसे कुछ भी आप इसके एग्जाम्पल लिख सकते हो जिनका मासा क्या होगा, 1 होगा। ऐसे संख्याएं क्या कहलाएंगी, सह-अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। ये तो इनकी बात हो गई। अब इनको हम देख लेते हैं, द्विक अभाज्य संख्याएं क्या होंगी। द्विक अभाज्य मतलब 2 अभाज्य संख्या होंगी जिनका डिफरेंस है, जिनका अंतर जो होगा 2 होगा। इनका अंतर कितना होगा, 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर कितना होगा, 2 होगा। उन सभी को हम क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर। जैसे अगर 3 और 5 साथ में लिखे जाएं तो क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या भी अभाज्य संख्या, पर दोनों के बीच अगर डिफरेंस की बात करें तो 2 है। हाँ, दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2 है, इसलिए हम 3 और 5 को एक दूसरे क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम नंबर टू ईच अदर, एक दूसरे के द्विक अभाज्य संख्या बनेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर 5 लिख दीजिए और 7 लिख दीजिए, इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ भी डिफरेंस 2 आ रहा है। तो सभी संख्याएं जो इस प्रकार से रहेंगी, 2 नंबर पेयर में रहेंगे, दोनों अभाज्य होंगे, दोनों का डिफरेंस 2 होगा, तो सभी संख्याएं क्या बन जाएंगी, द्विक अभाज्य संख्या बन जाएगी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम इसकी बात कर लेते हैं अपेक्षित अभाज्य संख्या में। अपेक्षित अभाज्य संख्या में ये जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो, बात को ध्यान समझना। अपेक्षित अभाज्य संख्या में ये जरूरी नहीं होगा कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो।
केवल इतना जरूरी होगा, इनका मासा जो होगा 1 होगा। उनका जो मासा आएगा कितना होगा, 1 होगा। ठीक, उनका मासा कितना आएगा, 1 आएगा। HCF जो होगा उनका, HCF उसका 1 आएगा। ठीक, HCF कितना आएगा, 1 आएगा। यही इतना पार्ट इसमें होगा, बाकी कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए यहाँ पर 9 लिख दिए और 16 लिख लिए, तो 9 और 16 का मासा कितना होगा, 1 होगा। तो अगर 2 संख्या हो, ठीक, 2 से ज्यादा भी हो, अगर उनका मासा 1 है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर बोलेंगे, अपेक्षित अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे ये हो गए, यहाँ पर 8 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए। ये जरूरी नहीं होगा कि संख्या अभाज्य हो, पर एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य कहे जाएंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या के बीच हम जानते हैं अभाज्य संख्या होता है, मेन यही है डिफरेंस, इनमें इनका मासा 1 होता है, इनका भी मासा 1 है, ठीक है ना। इसलिए इनको अपेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके सापेक्ष ये अभाज्य, इसके सापेक्ष ये अभाज्य, ठीक है ना। ये दूसरे के सापेक्ष अभाज्य है, इसके रिगार्डिंग, इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे तो ये अभाज्य, इसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे ये अभाज्य, पर यहाँ रिस्पेक्ट में नहीं है, ये वास्तव में अभाज्य है, ये वास्तव में अभाज्य है। हाँ, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। यहाँ किसी के रिगार्डिंग बातें नहीं होती हैं, इसमें एक दूसरे के रिगार्डिंग बातें होती है। ये रिलेटिव बात है, ठीक है ना, सापेक्ष की बात है, इसलिए आप इनमें अपेक्षित शब्द जोड़ा गया, ठीक है ना। तो ये हो गया अपेक्षित अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या और द्वि अभाज्य संख्या। तो अभी तक जितना मैंने अभी तक डिस्कशन किया, नेचुरल नंबर से लेकर के द्विक अभाज्य संख्याएं तक, ये सभी जो है रेशनल नंबर है, प्राकृतिक संख्या के एग्जाम्पल सब हुए, ठीक है ना। अब केवल एक पार्ट बच रहा है, पहले मैं उसको बता देता हूँ, अभाज्य संख्या, फिर मैं आगे का क्लास डिस्कस करूंगा, ठीक। तो पहले हम समझ लेते हैं अभाज्य संख्या होता क्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं, अपरमेय संख्या, ठीक है ना। अभाज्य तो हो गया है, अपरमेय संख्या, ठीक, अपरमेय संख्या इसे बोलते हैं। जो अपरमेय संख्याएं होती हैं इन्हें बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, अपरमेय संख्याएं बोलते हैं, ठीक ना, अपरमेय संख्याएं बोलते हैं। जब आप अपरमेय संख्या की बात करोगे, जितने भी अपरमेय संख्याएं होंगी उनमें क्या होगा, उसको हम पहले समझ लेते हैं। अपरमेय संख्याएं ऐसी संख्या होंगी जिनका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, कोई भी पूर्ण संख्या हो, कोई भी पूर्ण संख्या हो, जिनका मतलब कि रूट वैल्यू निकाला जाए। रूट वैल्यू मतलब कि मूल मान निकाला जाए, मतलब कि उसका वर्ग मूल निकाला जाए, घन मूल निकाला जाए, चतुर्थ मूल निकाला जाए, और वो क्या प्राप्त हो, वह एक पूर्ण संख्या ना दे रहा हो, वह एक पूर्ण संख्या ना दे रहा हो, ऐसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम 4 एक पूर्ण संख्या लेते हैं तो इसका वर्गमूल निकालें, ठीक है ना, कोई भी मूल निकालने पर, कोई भी चीज अगर वो पूर्ण दे रहा है, ठीक है ना, कोई भी चीज, चाहे वो वर्गमूल चाहे घनमूल, कोई एक पूर्ण संख्या दे दे तब तो परमेय में आ जाएगा। अगर नहीं दे पाता ऐसा कुछ तो परमेय। तो 4 का जानते हो, वर्गमूल निकालने पर 2 एक पूर्ण संख्या मिल जाती है, 9 का निकालने पर 3 मिल जाता है, 16 का निकालने पर 4 मिल जाता है, ठीक है ना, और 8 का घनमूल निकालने पर क्या मिल जाता है, तो मिल जाता है। इसलिए ये सभी संख्याएं जो यहाँ पर लिखे गए हैं, चाहे 4 हो गया, चाहे 9 हो गया, चाहे 16 हो गया, चाहे 8, ये सभी जो होंगे परमेय संख्या के एग्जाम्पल, क्योंकि ये पूर्ण रिजल्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, पूर्ण रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए सब परमेय होंगे। लेकिन जितने भी अपरमेय संख्याएं होंगे उनका चाहे वर्गमूल निकाला जाए चाहे घनमूल निकाला जाए, वो सभी संख्याएं जो होती हैं उनका रिजल्ट जो आता है, वो रिजल्ट जो होता है कभी भी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होता। जैसे देखिए, अगर हम 2 को ले लेते हैं, 2, तो यहाँ 2 का मान, अंडर रूट 2 का मान आप नहीं कह सकते 1 होता है, तो गलत है। तो रूट ऑफ 2 हो गया, रूट ऑफ 3 हो गया, रूट ऑफ 5 हो गया, रूट ऑफ 5 हो गया, ठीक है ना, रूट ऑफ 5 हो गया, रूट ऑफ 6 हो गया, ठीक ना, चाहे रूट लगा लो, घनमूल लगा लो, मतलब वर्गमूल में तो यहाँ 2 रहता ही है, घनमूल में 3 यहाँ रहेगा, यहाँ 2 रहता है, 2 लिखा नहीं जाता है, अंडरस्टूड होता है कि यहाँ 2 है, घनमूल में यहाँ 3, तो जितना लिखा है तो उन्हें जोड़ा बनता है। तो ये हो गया। तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी,
अपरिमेय होंगे। यह परिभाषा ऐसे बता सकते हैं, जो संख्याएं परिमेय नहीं होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं, जिस संख्या को हम p/q दो पूर्णांक संख्याओं के अनुपात में जिनको हम नहीं व्यक्त कर पाते हैं, उन्हीं संख्याओं को हम क्या नाम देते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या में जैसे √2 हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर √2 लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो, √5 लिख सकते हो। 4 नहीं है क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है ना। 4 का घनमूल कर दोगे तब हो जाएगा वो, ठीक है ना। अगर 4 का घनमूल कर लेते तब वो अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि 4 का घनमूल नहीं निकलता है पूर्ण संख्या, ठीक ना। अब यहाँ पर इतना पार्ट हो गया, यहाँ पर √6 हो गया। ये सभी जो हो यहाँ लिखे गए हैं सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक ना। तो आप दो मतलब अपरिमेय संख्या के वैल्यूज याद रख लो। जैसे √2 जो होता है अभाज्य संख्या मतलब अपरिमेय संख्या, इसका मान 1.414 होता है, 1.414 होता है, इसका मान होता है जो दशमलव में है। ये सन्निकट जो मान लिखा जाता है वो इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है, सन्निकट मान होता है, ठीक है ना, सन्निकट मान होता है। और जो ये सन्निकट मान लिखा गया, अगर मान दिया गया हो, ये देखिए मान अगर लिखा गया हो तो वास्तव में मान उसका परिमेय बन जाता है, परिमेय संख्या होता है। हाँ, पर √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जितने भी अपरिमेय संख्या अगर वही लिखेंगे तो उसे हम अपरिमेय बोलेंगे, √2, √3, √5। पर उनके अगर मान लिखे गए होंगे, उनका वैल्यू लिखा गया होगा तो वैल्यू हमेशा परिमेय संख्या बन जाएगा। √3 जो होता है उसका मान 1.732 होता है, 1.732। ये जो होता है सन्निकट मान होता है किसका, सन्निकट मान होता है किसका, √3 का। सन्निकट मान का मतलब इतने के करीब करीब ही आता है, इतना होता नहीं है, इतने करीब करीब ही होता है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं इनका दशमलव बाद जब लिखी जाती हैं इनका कहीं अंत नहीं होता है, इनका कहीं अंत नहीं होता, ये जाती रहती है, बढ़ती रहती है। इनका ना कोई पैटर्न बनता है, जैसे पैटर्न मतलब 1.33333, यहाँ एक पैटर्न दशमलव बाद 3 आ रहा है, 2 5 या 2 3 2 3 2 3, यहाँ एक पैटर्न बना 2 3 2 3 आ रहा। पर इनमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं बनता है, ना तो इसमें कोई पैटर्न बनता है निश्चित, और ना ही इनका अंत होता है, ठीक है ना, ना तो इनका अंत होता है। पर इनका ये सन्निकट मान लिखा जाता है। अगर इनका सन्निकट मान लिखा गया होगा तो परिमेय संख्या होगा, पर अगर ऐसे रूढ़ में दर्शाए गए होंगे, घनमूल में दर्शाए गए होंगे, चतुर्थ मूल में दर्शाए गए होंगे तो सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये बात याद रख लेना है। साथ ही साथ एक बात इसमें और हमें समझ लेना है कि जितने भी अगर प्रतीक दिए गए होंगे वो प्रतीक तो अपरिमेय संख्या में आएंगे। जैसे कि पाई लिख दिया गया है, जैसे कि ई लिख दिया गया है। पाई एक गणितीय नियतांक है, ई भी एक गणितीय नियतांक। अगर ये पाई और ई लिखे गए हैं, संकेत दर्शाए गए हैं, तब इसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसे हम अपरिमेय संख्या, दोनों को अपरिमेय संख्या बोलोगे, इसको भी अपरिमेय संख्या है। पर अगर पाई का वैल्यू लिखा गया होगा 3.14 या जो लगभग बराबर होता है 22/7 के, ठीक है ना, ये लिखा गया या फिर ये लिखा गया होगा, मान लिखा गया होगा, तो मान जो होगा परिमेय संख्या का एग्जाम्पल बनेगा। हाँ, और संकेत जो लिखा गया होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। ई भी एक गणितीय नियतांक है जिसका मान जो होता है 2.718 होता है। ई भी एक गणितीय नियतांक है जिसका मान 2.718 होता है। ये चीज है। तो मान तो परिमेय होगा पर सिंबल क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। इसी प्रकार से आप इसको याद रखना, इतना इससे ज्यादा अपरिमेय संख्या में कुछ नहीं होगा। बस परिभाषा याद रख लो, जो संख्याएं परिमेय नहीं होंगी उसे हम अपरिमेय बोलेंगे। या जिस संख्या को हम p/q के रूप में दो पूर्णांक संख्याओं के अनुपात में व्यक्त नहीं कर सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। जिन संख्याओं का वर्गमूल, घनमूल, कोई भी मूल मान निकालने पर अगर वो पूर्ण संख्या नहीं दे पाता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या बन जाएगा। इससे ज्यादा अपरिमेय संख्या में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब अपरिमेय संख्या का दो अपरिमेय संख्या जोड़ती हैं तो क्या बनता है, अपरिमेय बनता है, परिमेय बनता है। जब दो गुणा होती है तब परिमेय बनता है, अपरिमेय बनता है, घटते हैं क्या होता है, ये सभी डिस्कशन आगे होगा, ठीक है ना। अभी बस इतना ही बात इसमें आपको समझना था। जो चीज मैंने आपको बताया इतना
ही इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो ऊपर लिखे गए उनके लिए इतने ही पार्ट अभी जरूरी हैं। आगे अभी जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो वहां पर बता दिया जाएगा और भी बात इसमें। अब हम समझ लेते हैं लास्ट नंबर परमेय संख्या, ठीक ना। परमेय संख्या क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। रेशनल नंबर, ठीक है ना। परमेय संख्या क्या होती है, लास्ट हेडिंग आपका मैं आज डिस्कस कर रहा हूं। परमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या आप ये बताओगे कि दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात, रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, मतलब दो पूर्णांक संख्याओं का अनुपात होगा जिसमें से जो उसका डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक बात, P और Q क्या होंगे, P और Q ये दोनों एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे किसके, इंटीजर्स के। इंटीजर किससे दर्शाओगे, Z के। तो P एंड Q इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स, मतलब ये दोनों पूर्ण संख्याएं होंगे जिसमें से Q जो डिनोमिनेटर होगा 0 के बराबर कभी नहीं होगा। P मे बी 0 और नॉट। जो P होगा मतलब कि जो न्यूमरेटर होगा, अंश जो होगा, वह 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, पर यह रिस्ट्रिक्टेड है, बंधित है कि हर तो कभी 0 बराबर नहीं होगा। ये इतना बात हो गया। साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा इन दोनों संख्याओं के बीच, इन दोनों संख्याओं का जो मासा बन रहा हो, मासा जो आ रहा हो, ठीक ना, वह 1 आ रहा हो। इन दोनों संख्याओं का जो मासा हो कितना हो, 1 आ रहा हो, तभी हम परमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। तभी हम क्या बोलेंगे, परमेय संख्या बोलेंगे। इतना आप ध्यान देना इस बात को, ठीक। इन दोनों संख्याओं का मासा 1 बन रहा हो, P बाई Q के फॉर्मेट पर आ रहा हो, इस प्रकार से आप उसे मतलब परमेय संख्या बोलोगे। ऐसा नहीं कि आप ये लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 6 और यहाँ लिख दीजिए 4, तो 6/4 परमेय संख्या का सही रूप नहीं है। इस प्रकार इसको नहीं लिखा जाता, क्योंकि 6 को अगर आप लिखते इसे लिख सकते हो 2 गुणे 3 और 4 को लिख सकते हो 2 गुणे 2। मासा मतलब जो दोनों उभयनिष्ठ हो, क्या मिल गया, 2, ठीक ना। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा हमें, इसलिए हम 6/4 को हम परमेय अभी नहीं बोल सकते हैं, ऐसा गलत है तरीका ये। हम इसको सिंपल कर लेंगे, काट देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2, अब यहाँ 3 यहाँ 2। अब देखिए 3 और 2 में अगर आप देखो तो इसका मासा लिखा, इसे लिखोगे 3 गुणे 1, इसे लिखोगे 2 गुणे 1, मासा अब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जितने भी आप परमेय संख्याएं लिखे जाएंगे उनका मासा भी 1 आएगा अगर P बाई Q के टर्म में है, तो इस प्रकार से मिलेंगे आपको, ठीक ना। ये हो गए सब आपके परमेय संख्या। इस प्रकार से जो नंबर आपको मिलेंगे वो परमेय संख्या होंगी। बंधित केवल है हर के लिए। देखो एक बात इसमें और हम समझ लेते हैं, अगर अंश 0 होगा तो यहाँ पर हम 0 लिख दें, नीचे 1 लिख दें, तो 0, यह भी एक पूर्णांक संख्या, भी एक पूर्णांक संख्या, रिजल्ट कितना आया, 0। रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। अब अगर 1 लिखा गया हो तो 1 को 1 और लिख सकते हैं ना, सबका हर जो होता है 1 होता है, अगर कुछ ना हर लिखा है 1 तो होता ही है, तो 1/1 हो गया मतलब कि 1, 2 हो गया 2/1 मतलब कि 2, 3 हो गया 3/1 मतलब कि 3, -1 हो गया तो -1/1 मतलब -1, -2/1 तो सबका हर होता है -2, ठीक है ना। तो आप ये देख रहे हो ये सभी संख्याएं पूर्ण है, पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। तो जो परमेय संख्या होगा, परमेय संख्या में सब चीजें आएंगी आपके, जितने प्राकृतिक होंगे सब परमेय होंगे, जितने पूर्ण संख्या होंगे सब, जितने सम होंगे, जितने विषम होंगे, जितने भाज्य होंगे, जितने अभाज्य होंगे, जितने सभाज्य होंगे, जितने अपेक्षित अभाज्य होंगे, जितने द्विक अभाज्य होंगे, जितने भी संख्याएं हम मैंने आपको बताया, अपरमेय को छोड़ करके जो भी संख्या मिला वो सभी आपका परमेय का एग्जाम्पल बन जाएगा, ठीक है ना। बस इससे ज्यादा आपसे मतलब कि डेफिनेशन से संबंधित इससे ज्यादा और आपको कुछ नहीं समझना होगा। जितने बात मैंने आपको आज बताया, अगर उस चीज को आप अच्छी तरह से समझते हो, नोट्स बनाते हो, निश्चित रूप से नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम आप अच्छी तरह सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अभी तो ये बेसिक क्लास है, डेफिनेशन है, केवल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस मैंने मतलब डेफिनेशन ही आज क्लियर किया हूँ पूरा डिटेल में। अब आगे की क्लास में मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे वो इस एग्जाम के हो चाहे इस एग्जाम के हो, मेन फोकस हमारा इस समय सीटेट और टेट का होगा। इसके प्रॉब्लम मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा और उसी के साथ साथ कुछ कुछ प्रॉब्लम मैं NTPC का भी लूंगा और इसके भी लूंगा। ज़्यादा प्रॉब्लम मैं इसी पर बताऊंगा, ज़्यादा हमारी
हमारा जो फोकस होगा इसी एग्जाम का रहेगा, ठीक ना। अब मैं केवल इनका एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ, किस प्रकार से इनका ग्राफ में एक फिगर बना देता हूँ, वेन डायग्राम बना देता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, ठीक ना। तो वेन डायग्राम में कैसे हम इसको दर्शाएंगे, जैसे देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे ये सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होंगे ये पूर्ण होंगे। जिसका घेरा बड़ा है उसमें अगला जा रहा है, तो इसका घेरा छोटा है तो इसका बड़े वाले घेरे में आ गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं, इसमें आ गया। और जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, आपके जितने भी पूर्ण संख्याएं यहाँ पर देख रहे हो, सभी पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, जितने भी पूर्ण संख्याएं आप इसमें देख रहे हो, सभी पूर्ण संख्या को आप ले सकते हो किसके अंतर्गत, यहाँ पर हम सभी को पूर्णांक के अंतर्गत ले सकते हैं, तो ये पूर्णांक के अंतर्गत आ गए। और जितने भी पूर्णांक हम इसमें पढ़ेंगे, मतलब जो भी पूर्णांक होगा, ठीक है ना, वो सभी पूर्णांक जो होगा आपका क्या बन जाएगा, परमेय संख्या बन जाएगा, परमेय संख्या बन जाएगा। और जितने भी परमेय संख्याएं होंगे, जितने भी परमेय संख्याएं होंगे, सभी परमेय संख्याएं वास्तविक होंगी, ठीक ना, वास्तविक होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, ये हो गया। और जितने भी वास्तविक संख्याएं होंगी, सभी वास्तविक संख्याएं जो होंगी ये क्या होंगी, जितने भी वास्तविक संख्या यहाँ पर लिखे जाए, सभी वास्तविक संख्या को आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कि सम्मिश्र संख्या, ठीक, सम्मिश्र संख्या, ठीक ना। वास्तविक संख्या हो गया, तो वास्तविक संख्या जितने भी होंगे सब क्या हो, जितने भी वास्तविक सब क्या हो जाएंगे, सम्मिश्र हो जाएंगे, ठीक ना। बस ये इतना चीज जो इससे संबंधित, जो ग्राफ संबंधित है, उसको मैंने यहाँ पर दिखाया कि मतलब कि जितने भी ये हैं सभी ये हैं, और जितने भी पूर्ण हैं सभी पूर्ण क्या हैं, पूर्णांक में आएंगे। सभी पूर्णांक किस में आएंगे, परमेय में। सभी परमेय किस में आएंगे, वास्तविक में। सभी वास्तविक किस में आएंगे, सम्मिश्र संख्या बनेंगे, ठीक ना। बस इतना चीज आपको आज समझना चाहिए, बस इतना आप अच्छी तरह से तैयार करिए। फिर मैं आपको अगले वाले वीडियो में जो लेक्चर 2 होगा उसमें मैं इन पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आज तो डेफिनेशन ही बताए गए सबके, कुछ ही कॉन्सेप्ट आप क्लियर हुए हैं आज, तो इसके बाद वाले वीडियो में आपका और क्वेश्चन जो होगा वो सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना, जो इन सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें।